myself, Dr. Parindra, and we will discussing about the microbial genetics. In this unit, we have to discuss about the first point, molecular properties of DNA. In last lecture, we have discussed about the molecular structure of DNA. Apart from that, we have discussed about the DNA as genetic material and how this can be proved by the different scientists like Griffith, Avery, McLaren, McCarthy, and Hershey and Chase. How they define and prove that DNA is a material which carry the genetic information from one generation to the another generation by performing different experiments. Now we have to discuss about the molecular properties of DNA with respect to melting property of DNA. Another breathing property, what is meant by breathing, DNA breathing, what is meant by DNA bending, what is meant by flexibility of DNA, novel structures of DNA. Already this novel structure we are discussing primary or first lecture. Linking number, what is meant by linking number, and major and minor clues. Major and minor clues already we have also discussed in molecular structure of DNA. So let's start with your first one, that is DNA melting. The title itself suggests melting means मेल्ट होना या मेल्ट करना किसी चीज़ को. यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं डीएनए मेल्टिंग. तो डीएनए का मेल्टिंग करना मतलब क्यों करना है और मेल्टिंग करने के लिए मतलब कुछ ज़रूरत होती है या किस टेम्परेचर को मेल्ट होता है. हियर डिसोसिएशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, dissociation of double stranded DNA helix into single coils is referred to as DNA melting. While discussing about the molecular structure of DNA, we have already known that DNA is a double stranded supercoil structure. हर बार वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहता है और कॉइल रहता है एक दूसरे के ऊपर. और वहाँ की आपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी देखी है. एडेनाइन अल्वेस पेयर एडेनाइन अल्वेस पेयर इन थायमिन एंड ग्वानिन अल्वेस पेयर इन साइटोसिन. वहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है? एडेनाइन पेयर विद थायमिन विद रिस्पेक्ट टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ग्वानिन पेयर्स विद द साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो उनका जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड फॉर्मेशन पे टिका रहता है. उनका जो डीएनए का डबल हेलिक्स बैकबोन जो स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल करते हैं और नाइट्रोजन बेसिस आपके स्टैंड के इनर साइड में प्रेजेंट रहते हैं. दे आर नॉट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, ये सुपर कोइल स्ट्रक्चर आपका डीएनए आपने देखा था. वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड का अगर आपने सिंगल स्टैंड में कन्वर्शन किया या वो बॉन्ड ब्रेक किया तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? डीएनए मेल्टिंग. मीन्स डिसोसिएशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. डबल स्टैंड जो डीएनए स्टैंड का बनता है उनका डिसोसिएट होना या सेपरेट होना, इस प्रोसेस को आप क्या कहने वाले हैं? डीएनए मेल्टिंग. It can be accomplished by simply heating double stranded DNA. अगर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड डीएनए आपको और ये करना है, लेना है आपको, तो आप क्या करने का यहाँ पे आपको सिंपली डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप मेल करके वो ब्रॉड बॉन्ड जो फॉर्म है दोनों स्टैंड के अंदर उनको ब्रेक करके उनको सिंगल स्टैंड डीएनए में ट्रांसफर करके आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को मतलब आपको मिल जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. द टेम्परेचर एट विच डीएनए स्ट्रैंड डिसोसिएट्स, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेसिस के अंदर का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपके डीएनए स्ट्रैंड से डिसोसिएट होते हैं या सेपरेटेड होते हैं इनटू सिंगल कॉइल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन बेसिस. यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर देखा है प्यूरिन बेसिस पेयर्स विद द प्यूरिमिडिन बेसिस बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. और उन्हीं के ऊपर आपका डीएनए का जो डबल कॉइल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड रहता है. तो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे उतना ही टेम्परेचर आपको ज़्यादा लगेगा वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. तो यहाँ पे एडेनाइन पेयर विद थायमिन बाय मींस ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वही इन केस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. सो जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे उतना उसका मेल्टिंग टेम्परेचर आपको ज़्यादा लगेगा टू डिसोसिएट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन while 3 हाइड्रोजन बॉन्ड in case of guanine and cytosine.
Therefore, in principle, the more guanine and cytosine in the sequence, the higher temperature is needed to melt the given DNA fragment into single stranded DNA. ठीक है, मतलब आप नाइट्रोजन बॉन्ड के जितनी क्वांटिटी या जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस, उतना ही आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा इन केस ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन. जीसी कंटेंट आप डीएनए स्ट्रक्चर या किसी मॉलिक्यूल्स या किसी लिविंग सिस्टम का जीसी कंटेंट डिफाइन करते हो, तो वहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन के हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही आपका मेल्टिंग टेम्परेचर आपको ज़्यादा रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. यूजिंग डीएनए डीनेचुरेशन प्रोसेस, मतलब डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड करने की प्रोसेस, डीनेचर करें आप डबल स्ट्रैंड को. सम एस्पेक्ट्स ऑफ डीएनए कैन एनालाइज लाइक जीसी कंटेंट डिटरमिनेशन. जीसी कंटेंट डिटरमिनेशन एक आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस आप फॉलो करते हैं जीसी कंटेंट by determining the DNA denaturation temperature. Genomic difference between two strands can be determined using DNA hybridization technique. DNA hybridization मतलब जो बेसिक पैरेंट स्ट्रैंड है वहाँ से आपको दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसिस करना है, वो प्रोसेस आप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे. जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक आपको यूज करनी है या डिफाइन करनी है, उसके लिए आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में आपको कन्वर्ट करके उसको आप डिफाइन कर सकते हैं. मतलब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में आप डीएनए मेल्टिंग प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे. दूसरा है इन केस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर इन शॉर्ट फॉर्म. वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर्स की अलग अलग साइकिल आप रन करते हैं, तो वहाँ पे ये डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर आप यूज करते हैं. तीसरा है दो मेल्टिंग टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय मींस ऑफ टीएम, मतलब temperature or melting temperature of particular DNA is not a diagnostic technique, however can be useful for determining the appropriate temperature for protocol. Molecular biology में आपको अलग अलग स्ट्रक्चर या DNA अलग अलग चीज़ के लिए आपको प्रोटोकॉल डिफाइन करने पड़ते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ different nucleotides in particular DNA sequence, you have to define the protocol with respect to the melting temperature of that particular DNA strand. So it is all about DNA melting. It is a molecular property. By using this melting temperature property, we can use that particular DNA in different techniques like DNA hybridization, polymerase chain reaction, or defining different protocols. Here, another property of DNA is DNA breathing. DNA breathing refers to the spontaneous local conformational fluctuation within double stranded DNA. It is nothing but a local fluctuation inside the double stranded DNA. यहाँ पे आपका एक बलून टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पे आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बॉन्ड ब्रेक होकर वो सिंगल स्ट्रैंडेड में सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन पूरा स्ट्रैंड यहाँ पे सेपरेट नहीं होता. एक बलून के फॉर्म में एक जगह पे वो आपका बलून फॉर्म होता है. तो वो चीज़ जो प्रोसेस है उसे आप कहते हैं डीएनए ब्रीदिंग. दिस conformational fluctuation lead to the breaking of base pairs and exposure of these bases to surrounding solvents. डीएनए ब्रीदिंग टेक्निक आप मतलब जब पढ़ेंगे या डीएनए ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो स्ट्रक्चर बना है उनका वो ब्रेक होते हुए आपका बॉन्ड और यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है. After the formation of this particular fluctuation, these nitrogenous bases now exposed to the surrounding solvents. तो यहाँ पे प्रोटीन भी आपके एक्टोजन के सब डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन की या डीएनए रेप्लिकेशन जैसी प्रोसेस जो कैरी आउट करनी है, वहाँ पे आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ पे उसका यूज होता है. तो ओपनिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिजल्ट इन द ट्रांजिएंट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन containing one or more bases. It is a transient situation where थोड्या वेळासाठी हा तुमचा बलून जो आहे किंवा जो फॉर्म होतो बॉन्ड ब्रेक होता, परत ते स्ट्रक्चर तुमचं जॉईनिंग केलं जातं त्या स्ट्रक्चरला. डबल स्टँडर्ड डीएनए सेपरेट आउट होतं आणि पर्टिक्युलर ठराविक बेसिस पुरतं ते लिमिटेड असतं. 2 बेसिस 3 बेसिस किंवा 4-5 बेसिस तेवढ्याच पुरतं ते स्ट्रक्चर असेल. त्याच ठिकाणी possibly allowing proteins to gain their initial access to the
DNA. ज्या पर्टिक्युलर लोकेशनवरती DNA ब्रीदिंग थ्रू हा पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर किंवा जे लोकेशन तयार झाली त्या ठिकाणी जे प्रोटीन्स असतील, सपोज DNA अनवाइंडिंग प्रोटीन और स्टेन रिलॅक्सिंग प्रोटीन, डिफरंट जे प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल असतात डिफरंट मेकॅनिझम फॅक्टर करण्यासाठी, लाईक DNA रिप्लिकेशन, DNA रिपेअर, ठीक आहे. तर किंवा नायट्रोजन बेसिस ॲड करणे किंवा DNAच्या ज्या प्रोसेसमध्ये जे प्रोटीन्स ॲक्ट होतात, तर ती प्रोटीनला ॲक्ट होण्यासाठी जी जागा मिळते त्या DNA ब्रीदिंग थ्रू ते प्रोटीन्स त्या DNA स्टँडमध्ये ॲक्ट होऊ शकतात. ठीक आहे. DNA ब्रीदिंग कॅन बी हेल्पफुल फॉर फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस. दिस DNA ब्रीदिंग इज अ helpful in physiological processes like binding of single strand binding protein leads to the initiation of replication and transcription. जेव्हा आपण DNA रिप्लिकेशनची मेकॅनिझम शिकू, डबल स्टँडर्ड DNA त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर ब्रीदिंग प्रोसेसमुळे डबल स्टँडर्ड DNA बनून स्ट्रक्चर फॉर्म होईल. काय होईल? स्ट्रँडमध्ये एक फुगवटा तयार होईल. नॉर्मल स्टँड आहे, बॉन्ड ब्रेक झाले आणि ब्रीदिंग थ्रू सिंगल त्यांच्यामधले बॉन्ड जे आहेत ते ब्रेक झाले आणि बलून फॉर्म झाले. त्या ठिकाणी तुमचा सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन त्या पर्टिक्युलर स्टँडला बाइंड होईल आणि ते हळूहळू कॅरी फॉरवर्ड किंवा मूव्ह करेल फॉरवर्ड किंवा रिव्हर्स डायरेक्शन. काय होईल? हळूहळू बॉन्ड ब्रेक होत जातील, सेपरेट स्टँड होत जाईल आणि परत मागच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी नवीन न्यूक्लिओटाइडची ॲडिशन होईल किंवा एखादे रिपेअर मेकॅनिझम असेल किंवा रिप्लिकेशनची प्रोसेस असेल जिथे DNA स्टँड आपल्याला सेपरेटच करायचे असतात किंवा रिप्लिकेशन फॉक्स आपला फॉरवर्ड डायरेक्शन घेऊन करतो, मागच्या साईडने आपण त्या ठिकाणी नवीन न्यूक्लिओटाइडची ॲडिशन होत राहते. तर त्या ठिकाणी या ब्रीदिंग टेक्निक किंवा ब्रीदिंग प्रॉपर्टी ऑफ DNA कॅन बी हेल्पफुल. Here is the diagram of how DNA breathing can be looks like. Suppose this is a double stranded DNA. Here is a different nitrogen bases binding. Here this structure which is opening of this nitrogen bases, hydrogen bonds, this structure is called as DNA breathing. Or that structure बलून जे आपण म्हणत आहे हा स्ट्रक्चर फुगवटा तयार झाला आहे आणि फुगवटा कशामुळे तयार झाला आहे? या नायट्रोजनस बेसिसमध्ये प्रेझेंट असणारे जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत ते ब्रेक झाले आणि तो त्या ठिकाणी बलून स्ट्रक्चर तयार झाला. ठीक आहे. आणि याच ठिकाणी या पर्टिक्युलर सिंगल स्टँडला सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की जे फक्त सिंगल स्टँडलाच बाइंड होतं ते त्या ठिकाणी बाइंड होईल. नंतर स्ट्रेन रिलॅक्सिंग प्रोटीन आणि या ठिकाणी रिप्लिकेशनची प्रोसेस तुमची हळूहळू या साईडने जर रिप्लिकेशन फॉर्म मूव्ह करत असेल तर त्या ठिकाणी या त्याच्या रिव्हर्स डायरेक्शनला किंवा नेक्स्ट एंडला हळूहळू प्रायमर ॲड होऊन नायट्रोजनस बेसेस अनदर न्यूक्लिओटाइड्स कॅन बी ॲडेड सो दॅट रिप्लिकेशन प्रोसेस कॅन बी फॉरवर्ड. सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस सिंगल स्टँडर्ड DNA फॉर्म झाला आहे, त्याच्यावरून mRNA तुमचा मेसेंजर RNA तो सिंथेसाइज केला जाईल आणि तो न्यूक्लियसपासून परत सायटोप्लाझममध्ये एंटर करत रायझो mRNA तो सिग्नल तुमचा अमायनो ॲसिड सिक्वेन्सचा ट्रान्सफर करेल रायबोझोम सोबत तो तुमच्या प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस त्या ठिकाणी करेल. सुरुवात होण्याची प्रोसेसची ब्रीदिंग टेक्निकपासून सुरू होते. सो इट इज अनदर मॉलिक्युलर प्रॉपर्टी ऑफ DNA. Here DNA bending structure means bend होण्याची प्रॉपर्टी. DNA is a relatively rigid polymer typically modeled as a worm-like chain. आपण DNA स्ट्रक्चर जेव्हा डिफाइन करतो इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सुपर कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक आहे, रिजिड स्ट्रक्चर. अपार्ट फ्रॉम दॅट दिस DNA has a different bending property as well, and that bending property of DNA can be helpful for defining different structures. Typically modeled as worm-like chains. वर्मचं स्ट्रक्चर सुपर कॉइल आपण जे मूव्ह करताना आपण जे बघतो त्या प्रकारचे DNA स्ट्रक्चर. इट हॅज 3 significant degrees of freedom. Which are these? Bending, twisting and compression. Bending means जो स्टँड आहे तो बेंड होऊ शकतो एकमेकावरती. ट्विस्टिंग मीन्स एकमेकाच्या भोवती तो ट्विस्ट होऊ शकतो आणि कॉम्प्रेशन मीन्स द DNA sequence can be compressed in short space, small space. Twisting torsional stiffness is important for the circularization of DNA. ही जी ट्विस्टिंग आहे, ट्विस्टिंगमुळे तुमचा DNA सर्क्युलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतो किंवा राहू शकतो. अँड द ओरिएंटेशन ऑफ DNA बाउंड प्रोटेक्शन रिलेटिव्ह टू इच अदर. त्या ट्विस्टिंगमुळे आपलं जे स्ट्रक्चर आहे किंवा नायट्रोजन बेसिस बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज होत नाही आणि प्रोटेक्शन त्यांना प्रोव्हाइड केलं जातं. बेंडिंग और ॲक्सियल स्टिफनेस is important for the DNA wrapping, circularization and protein interactions. आपण या स्ट्रक्चरवरतीच परत तुमचं प्रोटीन स्ट्रक्चर डिफाईन, ॲक्टिव्ह साईट्स फॉर्मेशन, प्रोटीन ॲक्टिव्हिटीसाठी. तर या
पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असल्याशिवाय तुमचा DNA सिक्वेन्स किंवा तुमचं स्ट्रक्चर स्टेबल राहू शकत नाही. तर त्या DNA रॅपिंगसाठी किंवा सर्क्युलेशनसाठी DNA बेंडिंग प्रॉपर्टी हेल्पफुल आहे. Compression or extension is relatively unimportant to the absence of high tension. So these are the bending property of your particular DNA. In solution, due to thermal vibration and collision, thermal temperature changes and collision with water molecules with hydrogen bonds already present है, unable to form rigid structure but continuously change conformation. जर aqueous solution मध्ये आपण DNA घेतला तर due to thermal vibrations and collisions among between the water molecule तुमचं रिव्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होणार नाही, कंटिन्युअसली त्यांचं कन्फर्मेशन त्या ठिकाणी चेंज होत आहे किंवा होतं. बेंडिंग स्टिफनेस ऑफ DNA इज मेजर बाय पर्सिस्टंट लेंथ. पर्टिक्युलर DNA सेलची बेंडिंग स्ट्रेंथ काय ते आपण कशावरून डिफाइन करू शकतो? बाय मीन्स ऑफ पर्सिस्टन्स लेंथ. इन aqueous solution, average persistence length of DNA is about 46 to 50 nanometer of 140 to 150 base pairs. 140 ते 150 बेसची नॉर्मल पर्सिस्टंट लेंथ असेल त्या डीएनएची 40 ते 50 नॅनोमीटरची असू शकते इन aqueous solution. This is all about bending property of DNA. So again different molecular properties of DNA we will discuss in another lecture.